अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैडम शगुफ्ता नाज माय नेम। मेरा चैनल नॉलेज वर्सेस नॉलेज के साथ आज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑन जॉन लॉक, जिसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जॉन लॉक की थेरीज पर कॉन्स्टिट्यूट होके CSS एग्ज़ाम 2022 में आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपने ज़रूर देखे होंगे। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें सिर्फ मैंने 3 स्लाइड्स बना के वो मैंने अपलोड की थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो काइंडली देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस जॉन लॉक के जो है वो पॉसिबल हैं। लेक्चर मेरा जॉन लॉक के हवाले से, इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँ, आप सब से जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो काइंडली चैनल को फॉरवर्ड करें और बाकी लोग को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है। मेरे लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपने क्वालिफ़िकेशंस को कंप्लीट कर सकेंगे। और जो CSS एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा अपने बारे में बता दूं कि मैंने CSS किया 1998 में और मैंने पॉलिटिकल साइंस में 200 में से 150 मार्क्स गेन किए थे और मैं थ्रू आउट पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट ही हूँ। मींस कि मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में गोल्ड मेडल लिया हुआ है बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से। दैन मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कायदा यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन क्लासेस को जो है वो 16 ईयर्स तक टीच करती रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और तो आप कह सकते हैं कि मेरा एक लॉन्ग एक्सपोजर है गवर्नमेंट सर्विस करने का। उस पर भी आपको जो है वो एक्सपोजर जो है वो आपको महसूस होगा कि जी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और नेशनल एक्सपोजर भी है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करने का एक्सपोजर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एनरिच करती हैं आपके लेक्चर को जो आप ले रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉन लॉक का टॉपिक है। जॉन लॉक के टाइम में मैंने आपको हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब लेक्चर स्टार्ट करती हूँ किसी भी थिंकर का के बारे में जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को मैं बताती हूँ। उसकी वजह ये होती है कोई भी थिंकर जो है जब वो कोई थ्योरी दे रहा होता है तो वो हवा में नहीं होती बल्कि कोई ख़ास सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो थ्योरीज दी जा रही होती हैं। तो जॉन लॉक का टाइम, जिस तरह से मैंने हॉब्स के बारे में बताया था, जॉन लॉक का टाइम भी जो है वो ऐसा ही था कि इंग्लैंड में सिविल वॉर 1640 का टाइम, इंग्लैंड में जो है वो सिविल वॉर थी और किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूशन किया गया था, उनका सर कलम किया गया था। पूरे इंग्लैंड में खाना जंगी की कैफियत थी, मुआशी और सियासी हालात इंग्लैंड के ठीक नहीं थे। इन हालात में रेवोल्यूशन की सिचुएशन थी हर तरफ, और रेवोल्यूशन के लिए कहा यह जाता है कि रेवोल्यूशन वही अच्छा होता है जो बेटरमेंट की तरफ लेकर जाए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर एनार्की इन द कंट्री। तो इनकलाब जो है वही अच्छा होता है जो अच्छी और बेहतरी की तरफ मुल्क को लेकर चले। इन हालात में, इन सिविल वॉर की सिचुएशन में और खाना जंगी के हालात में और इनकलाब के हालात में जो है इंग्लैंड में उस वक़्त जो नंबर 1 पे ग्रोह सामने आया जिसने कुछ इम्पैक्ट डाला हालात के ऊपर, वो था लेवलर्स। LEVELLERS, लेवलर्स। लेवलर्स कौन थे? लेवलर्स ये वो ग्रोह था जिसका ताल्लुक जो था वो मिडिल क्लास से था और इनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो विलियम क्रॉमवेल जो मिलिट्री पर्सन्स थे, जनरल्स थे, उनकी फौज का हिस्सा थे ये लोग। इनको लेवलर इसलिए कहा गया कि दे वांट टू फिनिश डिस्क्रिमिनेशन एट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल इन द इंग्लैंड। जो उस वक़्त मुआशी, सियासी और समाजी तफावत थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको वो ख़त्म करके वो इक्वलिटी क्रिएट करना चाहते थे। इसके साथ उनका मुतालबा ये था कि एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो उनको जवाब दे। इनका मुतालबा ये था कि इनको ऐसी हुकूमत कायम की जाए इंग्लैंड के अंदर जो उनको जवाब दे हो और किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। लेवलर्स के साथ एक और ग्रोह जो मंजर आम पर आया वो था डिगर्स, DIGGERS, डिगर्स। डिगर्स के नाम से ये ग्रोह मशहूर हुआ। इसका ताल्लुक जो था वो रिलीजियस एंड इकनॉमिक ग्रुप से था। इनका मकसद क्या था? ये इनकलाब के नतीजे में मुआशी मसावत, इकनॉमिक इक्वालिटी प्रिवेल करवाना चाहते थे। वो कहते थे कि इंग्लैंड में जी इकनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ये ग्रुप जो था, ये डिगर्स जो थे, ये एक ऐसी रियासत का क्या माहौल में लाना चाहते थे
جس میں ذاتی جائیداد کا تصور یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گروپ جو ہے وہ کرسچین تھاٹ یا کرسچینٹی کی جو کریڈ ہے عقیدہ ہے اس کے ساتھ زیادہ جڑتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ذاتی جائیداد جو ہے وہ عوام لوگوں کے اندر انسانوں کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے اور لوگ انسانوں کے درمیان جو ہے ان ایکویلٹی کریٹ کرتی ہے، لہٰذا ذاتی جائیداد نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسرا گروہ تھا. لیبرلس پہلے تھے، دوسرا ڈگرس تھے. تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا ریپبلکنزم جو ہے وہ سامنے آیا، جو کہ جس کا بانی جو تھا وہ جیمز ہیرنگٹن تھا. جیمز ہیرنگٹن نے اپنے نظریے کی بنیاد قانون اور اخلاقیات، لا اور مورالٹی کی بجائے ایک چیز پہ رکھی. وہ کیا تھی؟ اکنامک ڈٹرمنزم. وٹ از اکنامک ڈٹرمنزم؟ اکنامک ڈٹرمنزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھاؤں اردو میں تو اس میں یہ آتا ہے کہ اکنامک ڈٹرمنزم کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد معاشیات ہوتی ہے. Economic determinism is a socio-economic theory that economic relationships are the foundations upon which all other societal and political arrangements in a society are based. معاشرے کے اندر جتنے بھی قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہوتی ہے، ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ اکنامک ریلیشنز ہوتے ہیں یا اکنامک ڈٹرمنزم ہوتا ہے. معاشیات جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کس طرح کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کو لے کر وہ آگے کہتا ہے کہ بیسیکلی کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر استحکام جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب مینز آف پروڈکشن، جب معاشی اور سیاسی تعلقات صحیح لیول پر ہوں. جب معاشیات اور سیاسی تعلقات یعنی معاشی جو مینز آف پروڈکشن ہے جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، وہ اور لوگوں کا جو اس کا آپس میں پولیٹیکل جو گورنمنٹ کا جو تعلق ہے وہ بیلنسڈ ہوگا تو معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر جو ہے وہ استحکام ہوگا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جائیداد جو ہے زیادہ افراد کے بجائے کم افراد کے پاس ہوگی تو پھر چند سری حکومت یعنی اولیگارکی حکومت جو ہے وہ جنم لے گی، اور اگر افراد جائیداد زیادہ لوگوں کے پاس ہوگی تو پھر ڈیموکریسی کی طرف جو ہے وہ حکومت کا نقشہ آئے گا. اور اس کے مطابق جیمز ہیرنگٹن جو کہ ریپبلکنزم کی تھیوری دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ از دا کامن ویلتھ. اب کامن ویلتھ کیا؟ وہ کہتے ہیں کامن ویلتھ از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر انسٹیڈ آف مین لاز گرو. جہاں انسانوں کی بجائے لاز گرو کرتے ہیں، جہاں قوانین گرو کرتے ہیں معاشرے کے اندر. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ معاشی اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس مینشپ کا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہوتا ہے. اسٹیٹس مینشپ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ مینشپ از دا ایبلٹی آف پولیٹیشینس ٹو ڈیل ود دا پبلک افیئرس، کہ پبلک افیئرس کے ساتھ پولیٹیشینس نے کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو پبلک افیئرس کو، دیٹس اے اسٹیٹس مینشپ. اور اسٹیٹس مینشپ جو ہے وہ کہتے ہیں معاشی اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس مینشپ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دیٹ اسٹیٹس مینشپ اونلی از یوزڈ ان اے کامن ویلتھ. اور انگلینڈ میں جو اکنامک ٹرانسفر ہوا تھا، جو معاشیات کا ٹرانسفر ہوا تھا، وہ نوبلٹی سے یعنی نوبیل سے، نواب طبقے سے یا خاندان امیروں سے مڈل کلاس کو جب ٹرانسفر ہوا تو دیٹ مینس کہ ایک کامن ویلتھ جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اب ہم آگے تین سراؤنڈنگز میں آپ سوچیں. پہلے خانہ جنگی، اور اس خانہ جنگی کے دوران انقلاب کی صورتحال، سر کنگ چارلز ہوتے اس کا سر قلم کیا گیا، لوگوں نے خانہ جنگی پہ اتر آئے، اور اس کے بعد جو ہے انقلاب کی ایک صورتحال بن گئی، اور اس میں یہ تین گروہ لیبرلز، ڈگرز اینڈ دین ریپبلکنزم سامنے آئے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جان لاک کے اوپر. اس سینیریو کے اندر جان لاک کیا کر رہا ہے؟ جان لاک جو ہے اس کی پیدائش اسٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں انگلینڈ کا ایک نارتھ میں ولیج تھا رنگٹن، سامرسیٹ شائر میں 1632 میں جان لاک کی پیدائش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گرینڈ فادر جو تھے وہ ہی واز اے بزنس مین، بٹ ہز اون فادر جو لاک کے فادر جو تھے وہ ایک لائر تھے، جن کا اور ان کی فیملی جو تھی ان کا تعلق پیورٹن جو کرسچینٹی کا ایک حقیقی کریڈ ہے اس میں پیورٹن کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو لاک کی فیملی نے انسٹیڈ آف کنگ کو سپورٹ کرنے کے انہوں نے پارلیمانی فورسز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. مالی اعتبار سے ہوتے تھے ہی واز فرام اے ساؤنڈ فیملی. جان لاک کی دوستی ایک مسٹر اینتھنی ایشلے کوپر سے ہوئی جو بعد میں ارل آف شافٹسبری بنے.
अर्ल कहते हैं नवाब को या लॉर्ड को कहते हैं। अर्ल ऑफ शेफ्सबरी बने और ये अर्ल ऑफ शेफ्सबरी ही थे जिन्होंने जॉन लॉक के करियर पर इंतहाई अहम असर डाला, और शेफ्सबरी ने ही के कहने पर ही जॉन लॉक ने अपनी जो राइटिंग की है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो जॉन लॉक ने शेफ्सबरी के कहने पर लिखी। जॉन लॉक की जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है उसमें फर्स्ट ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में तो थेरीज आपको इतने नजर नहीं आएंगी, लेकिन जो सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जॉन लॉक की मोस्टली थेरीज जो हमें नजर आती हैं। अब जॉन लॉक की थेरी पे आ जाते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी उसने दी, उसने किस तरह की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी दी। जॉन लॉक भी बिल्कुल हॉब्स की तरह अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी का स्टार्ट जो है वो स्टेट ऑफ नेचर नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट ऑफ नेचर से करता है। मगर आप देखेंगे कि हॉब्स के बरक्स लॉक डिफरेंट अंदाज से इसका स्टार्ट लेता है। बेशक टाइटल वही ले रहा है कि नेचर ऑफ मैन और फिर स्टेट ऑफ नेचर। लॉक के मुताबिक इंसान फितरतन लालची और खुदगर्ज ज़रूर है, मगर उसका कहना ये है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। और स्टेट ऑफ नेचर की वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर जो थे उसमें परफेक्ट फ्रीडम था, एंड नंबर 2 इक्वालिटी अमंग द इनहेबिटेंट्स। जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग रह रहे थे वो इक्वल थे, उनके अंदर मसावात था, एंड दे वर कम्प्लीटली फ्री। अब ज़रा ज़हन में रखिएगा हॉब्स ने क्या कहा था इंसान के नेचर के बारे में और स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, लेकिन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर जो है बड़ी परफेक्शन से स्टार्ट हो रही है कि लोग बड़े पीसफुल गुजार रहे थे, फ्रीडम था, इक्वालिटी थी। और वो कहता है, लॉक कहता है कि हर इंसान दूसरे इंसान की तरह हकूक़ का मालिक था, यानी इक्वालिटी थी, हर बंदे को वो हकूक़ हासिल थे जो दूसरे को हासिल थे। लॉक के मुताबिक इंसान कैपेसिटी में नहीं हकूक़ में बराबर है। अब ये कैपेसिटी में किसने कहा था कि इंसान कैपेसिटी में बराबर होते हैं? अगर आपने हॉब्स का लेक्चर मेरा सुना है, मैंने उसमें बताया था कि हॉब्स का ख्याल ये है कि इंसान की कैपेसिटी जो है, इंसान कैपेसिटी वाइज बिल्कुल बराबर है, फिजिकल कैपेसिटी हो या मेंटल कैपेसिटी हो, इसमें वो दोनों को कहता है कि जी सब बराबर है, इसमें इक्वालिटी है। यहाँ लॉक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान कैपेसिटी में बराबर नहीं है, हकूक़ में बराबर है, वो राइट्स की बात करता है। और हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है वो उसमें लोग माइट इज़ राइट है और जंग की कैफियत है। लॉक की स्टेट ऑफ नेचर जो है वो बहुत पीसफुल है, लोग इक्वल हैं, दे हैव राइट्स, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम। अच्छा, इस स्टेट ऑफ नेचर में इतनी परफेक्शन कैसे है? वो कौन सी चीज़ है जो स्टेट ऑफ नेचर को गवर्न कर रही है? वो है लॉज, नेचुरल लॉज जो है वो उसको गवर्न कर रहे हैं। नेचुरल लॉज जो है वो कहता है, लॉ कहता है कि जी वो गवर्नेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन लॉज के साथ वो स्टेट जो है वो चल रही थी। लॉ के मुताबिक इंसान लॉ ऑफ नेचर को अपनी अकल के मुताबिक इस्तेमाल करता है और वो अकल के मुताबिक इस्तेमाल करने पर मजबूर है, लेकिन साथ ही वो इस हकीकत को भी मानता है कि इंसान फितरतन खुदगर्ज है। मगर एक तो ये बात है कि इंसान जो थे यानी मुकम्मल कंप्लीट फ्रीडम में रह रहे थे, कंप्लीट उनका इक्वालिटी थी राइट्स की, फिर क्या रीज़न है कि वो एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि थ्योरी दी है लॉक ने। तो वो कहता है कि 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लोग बढ़े। नंबर 1, नेचर किसी हद तक सेल्फिश तो है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, इंटरेस्ट को सीख करता है। दूसरा, हर इंसान कवानीन की तशरीह अपने मुताबिक करता है, अपने आईक्यू के मुताबिक, अपने आईक्यू के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक, अपने एक्सपोजर के मुताबिक कवानीन की तशरीह करता है। दूसरी वजह। तीसरी वजह कहता है कि लॉज ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लॉज ऑफ नेचर को इम्प्लीमेंट कराने की कोई ताकत मौजूद नहीं थी, यानी एग्जैक्टिव नहीं थी। लोग कर रहे थे तो कर रहे थे, अमल कर रहे थे तो कर रहे थे, अगर उनके दरमियान कोई उसको नहीं इम्प्लीमेंट करता, कोई उसको नहीं फॉलो करता, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली कोई ताकत या इख्तियार नहीं था। तो ये 3 चीज़ें थी जिसने फोर्स किया स्टेट ऑफ नेचर को और स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले लोगों को कि कम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश सम इंस्टीट्यूशंस टू एड्रेस these 3 issues. What were the 3 issues? There was no sound law, standard law. There was no judiciary. कोई जज नहीं था. In case of any clash, there may be some decisions made by that judiciary. Number 3,
کو इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली अथॉरिटी नहीं थी। अदरवाइज स्टेट ऑफ नेचर में लोग बड़े कंप्लीट रह रहे थे, फ्रीडम से रह रहे थे, इक्वालिटी के साथ रह रहे थे। ये लॉक स्टार्ट लेता है नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट ऑफ नेचर का। इसके साथ वो आ जाता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जब वो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि देयर वाज नो साउंड लॉ ऑफ नेचर तो था, लेकिन स्टैंडर्डाइज एक लॉ नहीं था, क्योंकि हर बंदा अपने लॉ ऑफ नेचर को तो अपने हिसाब से उसकी तशरीह कर रहा था। तो स्टैंडर्डाइज लॉ नहीं था, ये मीन्स लेजिस्लेचर नहीं थी। दूसरा, जुडिशरी नहीं थी कि कोई डिस्प्यूट आता तो उसकी फैसला करने की कुव्वत। तीसरा, एग्जेक्टिव नहीं थी, इंतज़ामिया नहीं थी। तो इन तीनों को लेकर एस्टेब्लिशमेंट होती है सोसाइटी की। स्टेट ऑफ नेचर के इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इंसानों ने जो है अपने ख़ास मैकेनिज़्म बनाया, और उन्होंने कहा कि जी हम इस मैकेनिज़्म को ज्वाइन करते हैं, और इस मैकेनिज़्म को जो ज्वाइन कर लेगा वो उसका पाबंद होगा। लॉक जो है अपने इस एग्रीमेंट को जिसमें लोग दाखिल हो रहे हैं वो सबको उसका बाइंडिंग नहीं करता। जिस तरह से हॉब्स ने कहा था कि जी एवरीवन इज गोइंग टू सरेंडर हिज राइट इन फेवर ऑफ अदर्स एंड अदर्स विल डू द सेम। हॉब्स ने जैसे कहा था, लॉक ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट जो है जो ज्वाइन करेगा वो उसका पाबंद हो जाएगा, और जो ज्वाइन नहीं करना चाहता वो स्टेट ऑफ नेचर में रह ही जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ज्वाइन कर लेगा वो फिर पाबंद होगा उसको ओबे करने के लिए। वो कहता है कि ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो अवाम को जवाबदेह होनी चाहिए। फिर अवाम को जवाबदेह होने के लिए अब हॉब्स के मुताबिक लॉक की बात बिल्कुल बरक्स हो गई है। हॉब्स कहता है कि हुकूमत जवाबदेह नहीं होगी, हुकूमत अथॉरिटेटिव होगी, हुकूमत सॉवरेन होगी। लेकिन यहाँ लॉक कहता है कि वो हुकूमत बने इस एग्रीमेंट के तहत जो अवाम को जवाबदेह हो। आपने याद आया आपको कि लेवलर्स ने क्या कहा था कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो ग्रो था स्टार्ट में, जो इंग्लैंड में शख्स प्रीवेल कर रहा था कि ऐसी हुकूमत चाहिए जो अवाम को जवाबदेह हो। तो यहाँ लॉक भी वही बात करता हुआ आ रहा है। अब आपको पता चला कि जो सराउंडिंग्स चल रही होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो जो वहाँ के थिंकर्स हैं जब वो थेरीज दे रहे होते हैं तो बेसिकली इम्पैक्ट वहाँ से आ रहा होता है। तो लॉक ने कहा कि अरेंजमेंट इस तरह का हो, हुकूमत इस तरह की हो जो अवाम को जवाबदेह हो। अब हुकूमत कैसे बनेगी, कैसे जवाबदेह होगी, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी एक ट्रस्ट अरेंजमेंट किया जाए। अब ट्रस्ट अरेंजमेंट क्या होता है? जैसा कि कानूनी तौर पर एग्रीमेंट साइन होता है तो दो पार्टीज ट्रस्ट अरेंजमेंट करती हैं, और दोनों फ्री कैन अपने उस जो लॉज होते हैं उस कानून के अंदर जो भी लिखा जा चुका होता है उस एग्रीमेंट के अंदर, उसको जो है वो पाबंद होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में। तो वो दोनों पार्टीज जो है वो फ्री हो जाती हैं उसको, उस एग्रीमेंट को जो है वो पाबंद हो जाती हैं उसको, उसके ऊपर अमल दरामद करने में। फिर इस ट्रस्ट अरेंजमेंट के साथ लॉक जो है वो कानून साजी का इदारा बनाता है जो कानून बनाएगा, और वो कहता है कि ये वो इदारा होगा जो सोसाइटी के अंदर सबसे बरतर इदारा होगा, और ये कौन होंगे? ये अवाम के नुमाइंदे होंगे और अवाम को जवाबदेह होंगे, और सबसे बरतर इदारा यही होगा। मगर उसके साथ ही वो ये कहता है कि बरतर इदारा होने के बावजूद इस इदारे पर, जिसको वो कानून साज इदारा कह रहे हैं, जिसको हम मुकन्ना कहते होते हैं, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ये लेजिस्लेचर जो होगी ये किस तरह के कवानीन बनाएगी? अवामी फलाह व बहबूद के कवानीन बनाएगी, किसी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं करेगी, और अपने पावर्स को किसी और को डेलीगेट नहीं करेगी। अगरचे ये कानून साज इदारा सुप्रीम होगा, मगर लोग इससे सुप्रीम होंगे, लोग इससे सुपीरियर होंगे जिन्होंने इसको बनाया है। फिर स्टेट ऑफ नेचर का एक और नक्श था, क्या था कि जी जज नहीं है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जजेस नहीं है, जुडिशरी नहीं है, तो जजेस का क़याम, अदलिया का क़याम ज़रूरी है। फिर इसके साथ उसने एक तीसरा नक्श निकाला हुआ था कि जी एग्जेक्टिव नहीं है, कि अगर कोई लॉ ऑफ नेचर को ओबे करता है तो वेल, अगर वो नहीं करता स्टेट के लॉ का ओबे नहीं करता तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोई ताकत नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है पीछे, कोई इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स कि एग्जेक्टिव नहीं है रियासत के अंदर, इंतज़ामिया नहीं है। तो इंतज़ामिया वो कहता है कि जी बनेगी। अब इंतज़ामिया और मुकन्ना का आपस में ताल्लुक़ क्या होगा? आपने देखा कि लॉक ने कहा कि
انتظامی مقننہ جو ہے، جو قانون ساز ادارہ جو ہے وہ سپریم ہوگا. جب وہ سپریم ہوگا تو پھر انتظامیہ کیا کرے گی، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے ادارے، مگر دونوں برابر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چلیں گے. انتظامیہ مقننہ میں سے لی جائے گی، انتظامیہ مقننہ میں سے لی جائے گی، مقننہ کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، کیونکہ مقننہ کبھی کبھی کام کرے گی، لا بنائے گی. انتظامیہ نے تو فل ٹائم ورکنگ میں رہنا ہے، امپلیمنٹیشن میں رہنا ہے. اینڈ اگر مقننہ ایسا قانون بنا لیتی ہے جو انتظامیہ کے مقاصد کو پورا نہیں کرتی، اب انتظامیہ کو کوئی قانون چاہیے مگر وہ لیجسلیچر نہیں بنا رہی، یا لیجسلیچر نے کوئی ایسا قانون بنا لیا جو انتظامیہ کو قبول نہیں ہے یا انتظامیہ کے لیے بیکار ہے، تو پھر ساری ایفرٹس مقننہ کی بیکار ہو گئی. تو لہٰذا دونوں کا الگ الگ ہونا مگر دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا بھی ضروری ہے. اسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف سپریشن آف پاور. جو میں نے کوشچنز آپ کو دیے ہوئے ہیں لا کے اوپر، اس میں نے ایک کوشچن دیا ہوا تھا کہ وائی لا از کالڈ امیرکن فلاسفر، کہ امیرکن فلاسفر کیوں کہا جاتا ہے. آلدو ہی بلانگ ٹو انگلینڈ، یو کے کا وہ فلاسفر تھا، تو وہ امریکہ کا کیوں فلاسفر کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو مقننہ، انتظامیہ اور جوڈیشری کا آپس میں تعلق اور سپریشن آف پاور، اس نے کہا کہ جی یہ کام بھی کریں گے مگر یہ سیپریٹ کام کریں گے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. یہ تھیری جو تھی، یہ وہ تھیری تھی جو کہ امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے، جب امریکہ نے آزادی حاصل کی 1770s میں، تو اس وقت ان کے جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے والے تھے، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ڈرافٹ کرنے والے تھے، وہ لا کی اس تھیری کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں، اور لا کی اس تھیری نے بیسس فراہم کی ہیں. اس وقت برطانیہ امریکہ میں جو سسٹم چل رہا ہے سپریشن آف پاور کا، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ جو ہیں جس طرح سے الگ الگ ہیں مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں مثال دے دیتی ہوں آپ کو، امریکہ کی کانسٹیٹیوشن جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے پولیٹیکل سائنس کے کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اگر پڑھے ہوئے ہیں تو جو کانسٹیٹیوشن کا پیپر دیں گے ان میں بتا دوں کہ سپریشن آف پاور کس طرح سے امریکہ کے اندر ورک کر رہی ہے. امریکہ کی مقررہ لیجسلیچر جو ہے وہ قوانین پاس کرتی ہے، اور وہ قوانین پاس ہونے کے بعد آخر میں فائنل منظوری کے لیے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پریزیڈنٹ آف امریکہ کیا کرتا ہے؟ وہ انتظامیہ ہے. اگر وہ انٹرنیشنلی کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے جا کے کسی ملک کے ساتھ امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے، وہ سائن تو وہاں کرے گا لیکن فائنل منظوری کس نے دینی ہے؟ امریکہ کی مقننہ نے، لیجسلیچر نے. امریکہ کے پریزیڈنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کی حیثیت سے کہیں پہ فورسز بھیجتا ہے، کہیں پہ ان فورسز کے لیے خرچہ اس کو اپروو کروانا ہوتا ہے تو وہ مقننہ سے کرواتا ہے. کیا ہوا؟ مقننہ نے کوئی بل دیا، صدر نے کہا میں نے پاس نہیں کرنا، تو صدر نے کہا بھیجا کوئی ایگریمنٹ، کوئی چیز اپروول کے لیے، مقننہ نے کہا میں نے نہیں کرنا، تو ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے گا. سو دے نو کہ دے آر سیپریٹ، they have their separate domain, but instead of that they have to collaborate with each other in the national interest. اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام بھی کریں گے مگر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. دس از کالڈ تھیوری آف سپریشن آف پاور. کہ وہ کہتا ہے، لا یہ کہتا ہے کہ why you are going to separate the powers, because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. اگر آپ مقننہ اور آپ انتظامیہ کے پاورز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے تو دین کرپشن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکیں گے، کرپشن کو آپ نہیں بچا سکیں گے. کرپشن نے ہونا ہی ہونا ہے. جس کے پاس انتظامی پاورز بھی ہو جائیں، جس کے پاس قانون سازی کی پاورز بھی ہو جائیں، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر تو یعنی جب میں انتظامیہ تھی تو میں نے آپ کو سزا دی، آپ نے باہر کوئی کام کیا، کوئی جلوس نکالا، کچھ کیا، میں نے آپ کو سزا دی کیونکہ آئی واز ڈی سی اوور دیر، میں نے آپ کو سزا دی. اس کے بعد جب عدالت میں آپ کو لایا گیا تو آئی واز دا جج، بیکاز لوئر کورٹس میں جج بھی انتظامیہ والے ہوتے ہیں. تو جب انتظامیہ مقننہ ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس نے آپ کو باہر سے پکڑا ہے وہ جب کورٹ کے کٹہرے میں آئیں گے تو وہی بیٹھا ہوگا، آپ کو کے ساتھ جسٹس کرنے والا ہوگا تو وہ آپ کو جسٹس دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو سپریشن آف پاور جو ہے دونوں کی ہونی ضروری ہے، مقننہ اور انتظامیہ کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ان کا کرپشن کے چانسز جو ہیں یا جسٹس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ لا کی وہ تھیریز تھی جس نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو بنیادیں فراہم کی اور امریکہ میں آج تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے. دس از وائی جان لاک از نون ایز اور اٹ از کالڈ ایز
इज कॉल्ड एज द फिलासफर, अमेरिकन फिलासफर कहा जाता है। इसके बाद राइट ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर जॉन लॉक ने बात की है कि जॉन लॉक कहता है कि जी ट्रस्ट अरेंजमेंट के अंदर ही इनकलाब की बात छिपी हुई है। जब ट्रस्ट अरेंजमेंट हुआ, लोगों ने इदारे बनाए, लोगों ने एक हुकूमत बनाई, और जब ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो फिर लोगों का इनकलाब लाना मस्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट अरेंजमेंट बेसिकली शो कर रहा होता है कि जब ट्रस्ट ब्रेक होगा तो इनकलाब आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि कौन फैसला करेगा कि जी ट्रस्ट ब्रेक हो गया, तो वो कहता है, लॉक कहता है कि इसके लिए लोग करेंगे। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन जो लॉक की मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि वो कहता है कि लोग इनकलाब लेके आएंगे और लोग फैसला करेंगे कि जी गवर्नमेंट अपने ट्रस्ट जो उसने एग्रीमेंट हमारे साथ किया था उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रही, लिहाजा लोग इनकलाब ले आएंगे। फिर साथ ही वो ये कहता है, लॉक कहता है कि थ्योरी में वो ये कहता है कि इनकलाब लाना कोई इतना आसान नहीं है। लोग तो बहुत अरसे तक बियर करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, गवर्नमेंट को टाइम देते रहते हैं, मगर जब पानी सर से गुजर जाता है तो देन इनकलाब आना मस्ट हो जाता है। साथ ही वो ये कहता है कि इनकलाब कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इनकलाब के नतीजे में लोगों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लोग उससे बचते हैं, उससे डरते हैं, लिहाजा वो टाइम देते चले जाते हैं गवर्नमेंट को। वो कहता है कि वो तो लोग जो हैं वो तो ऐसी गवर्नमेंट को भी जो बाई फोर्स आई हुई होती है उसको भी वो टाइम देते हैं कि अच्छा चलिए इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ठीक है, ओके मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, हमारे लिए अच्छा होगा तो चलता रहेगा, वो उसको भी टाइम देते हैं। तो कुजा ये कि जिस जो गवर्नमेंट उन्होंने खुद अपने ट्रस्ट एग्रीमेंट के साथ बनाई है उसको वो इनकलाब में उसको वो हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। लोग उस वक्त से डरते हैं, उस वक्त से बचना चाहते हैं, लेकिन जब मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा संभालना तो फिर वो इनकलाब ले आते हैं। ये इनकलाब की थ्योरी है लॉक की। फिर वो प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर बात करता है कि जी राइट ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ उसने कहा कि जी लोगों को पास जायदाद जो है वो बेसिक राइट है हर एक का। और वो साथ ही हुकूमत वक्त को ये कहता है कि किसी की भी किसी को भी उसकी जायदाद से महरूम नहीं करना, ये उसका सबसे बड़ा काम होगा कि वो लोगों की जायदाद की जो है वो हिफाजत करे, क्योंकि लोग बेसिकली हुकूमत बनाते हैं अपनी 3 चीज़ों को सेव करने के लिए, लाइफ को, लिबर्टी को एंड एस्टेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को। अगर ये और जिसको वो मुश्तरका तौर पर जो है कलेक्टिवली इसको वो राइट्स का नाम देता है, अगर लोगों के ये राइट्स महफूज नहीं होंगे तो लोग इनकलाब ले आएंगे और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी। लॉक कहता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल फ़हम अता की है और वो अपने पास जायदाद की हाँ वो लिमिट ज़रूर देता है। वो लिमिट इस तरह से देता है, कहते हैं कि हर इंसान के पास जायदाद इतनी होनी चाहिए जितनी उसको कल्टीवेट कर सके। आपको पता है कि उस वक्त तो एग्रीकल्चर ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो एग्रीकल्चर हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर के हवाले से वो थ्योरी दे रहा है कि जितना कोई इंसान कल्टीवेट कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है अपने पर्पज़ के लिए, उतनी उसके पास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेस्ट जो है बाकियों के लिए हो जानी चाहिए। इसको हम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के नाम से भी याद करते हैं कि जी जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी, जिसने बाद में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जो इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं उन्होंने इस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को जो है यूज़ किया फॉर अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। तो जॉन लॉक ने कहा कि जायदाद उतनी होनी चाहिए जितना कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें अच्छे तरीके से, और फिर वो उसी में ही वो लेबर की थ्योरी दे रहा है कि लोग जिसमें जितना किसी भी ज़मीन के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर काम होता है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन है, कपास है, अगर आप कपास को खाली कपास बेचते हैं के तौर पर बेचते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उसी कपास को अगर आप कपड़ा बना के बेचते हैं यानी उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होगी, उसके ऊपर आपने उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया उसके अंदर, तो फिर उसकी कीमत मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। तो जितना जिसके ऊपर मेहनत की जाती है, जिसकी चीज़ के ऊपर मेहनत की जाती है, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। और उस वैल्यू का बेनिफिट जो है वो किसको होना चाहिए, जो ओनर है उसको होना चाहिए, जिसने वो मेहनत की है उसको होना चाहिए। तो ये थ्योरी है जॉन लॉक की, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पहले उसका आपने बताना है उसका सराउंडिंग्स में उसके जो तो क्या चल रहा था, उसके बाद आपने जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और हॉब्स के साथ उसका कंपैरिजन मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि उसका कंपैरिजन क्या था। फिर उसके बाद आपने जो है हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी। उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें जॉन लॉक की इस थ्योरी से नज़र आती है कि जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुकूमत बनती है तो 3 इदारे जो है वो सामने लाता है, उन 3 इदारों को किस तरह वो सेपरेट जो है वो बाउंड्रीज देता है, और जो कि बेस बनती है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की इन 1770s में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जॉन लॉक की जो है वो राइट्स की थ्योरी, प्रॉपर्टी राइट्स की थ्योरी है, उसके बाद रेवोल्यूशन की थ्योरी है। वेरी सिंपल उसी से चीज़ें निकलती हैं जो कि आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया करें, और अगर कोई मज़ीद कुछ आपको एक्सप्लेन कराना हो तो अपने कमेंट्स में ही लिख दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो रूसो के ऊपर होगा। ये 3 थिंकर्स थे,
हॉब्स, लॉक एंड रूसो, जिनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर हर साल CSS में 20 में जो है वो क्वेश्चन आता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हॉब्स का भी लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसको देख लें ताकि आप लॉक की थ्योरी को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।